जय श्री राम, जय श्री राम। और जो ये कहता है कि मेरे कारण से सीट हार गए, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि कोई इस विधानसभा में एक आदमी लाके ये कह दे कि अरविंद यादव ने एक वोटर को, किसी को, मतदाता को ये कहा कि भाजपा को वोट मत देना। पार्टी लोकसभा लड़ाएगी तो लोकसभा लड़ेंगे, पार्टी विधानसभा लड़ाएगी तो विधानसभा लड़ेंगे। और पार्टी कहेगी कि पार्टी के दूसरे कैंडिडेट को लड़ना है और आपको उसकी जय जयकार करनी है, तो वो 43 साल से करते आए हैं, वो 44वें साल में भी करेंगे, उसमें पीछे नहीं हटने वाले। अब मैं कुछ नहीं था, 2 बार मुझे हरको बैंक का चेयरमैन बना के रखा, हरियाणा टूरिज्म का चेयरमैन बनाया, तो ये पार्टी का सूचना में कोई मांगने थोड़ी गया था, मैं थोड़ी कहने गया था कि मुझे चेयरमैन बनाओ। पार्टी को माँ माना है और माँ से गद्दारी करना हमारे खून के अंदर नहीं है, ना हमने वो सीखा है, ना पहले कभी माँ के साथ गद्दारी की, ना आगे कभी भविष्य के अंदर गद्दारी करेंगे। कुछ लोग हैं जो चलते हैं, जिनके पास इस तरीके की उनकी एक अपनी आदत बन गई है, उनका स्वभाव बन गया है, बिना मिले लोग भी उनको अपने दूसरे तरीके से देखते हैं, उस दृष्टि से देखते हैं। लेकिन अब वो समय बदल गया। राव इंद्रजीत सिंह हमारे सांसद हैं, हर एक मतदाता का है कि उनकी बात को सांसद को सुनना चाहिए। जो नहीं सुनते हैं, नहीं करते हैं, नहीं मिलते हैं, तो वो राजनीति में रहने लायक नहीं है। उनको अपने या तो स्वभाव को बदलना चाहिए या राजनीति को छोड़ देना चाहिए। अभी मैं निकला गाड़ी लेके, सेक्टर 3 के मंदिर के पीछे से मैं गया, सड़क बनी थी, वो मुझे नहीं लगा कि ये सड़क का काम ठीक हुआ है। मैंने उसी समय डीएमसी को फ़ोन किया कि 2 बजे उस ठेकेदार को भी अपने ऑफिस में बुलाओ और ईओ को भी बुलाओ और जेई को भी बुलाओ, एक्सएन को भी बुलाओ। 20 करोड़ 66 लाख रुपए के काम मैंने मुख्यमंत्री जी को रिकमेंड किए थे। सड़कों के काम थे, शहर के भी थे, देहात के भी थे। मुख्यमंत्री जी का मुझे वो लेटर आया है कि ये आपके काम सैंक्शन हो गए हैं। अब विधायक नहीं होता है तो उसका खामियाजा तो निश्चित तौर पर क्षेत्र को भुगतना पड़ता है, और वो भुगत भी रही है रेवाड़ी उसका जो है खामियाजा। देखिए, ना तो जिनको आना है उनके ऊपर इतना कोई प्रेशर ना राव इंद्रजीत डाल सकते हैं, ना सुधा जी डाल सकती है, ना अरविंद यादव डाल सकता है कि हम उनसे डेट चेंज करा दें। 3 चीज़ों का उद्घाटन की बात हो रही है। एक, कुरुक्षेत्र के अंदर कुछ बड़ा निर्माण हो रहा है जो समर्पित होने वाला है प्रदेश को। एक, हमारे जंगल सफारी का मामला है। एक, एम्स का मामला है। सीएससी वाला जानबूझ के कमी छोड़ देता है ताकि ये बार बार कमी आएंगे, मुझे पैसे देंगे ही, और मिली भगत का तो खेल चल रहा है। हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन अरविंद यादव ने आज रेवाड़ी जिला कार्यालय में जिला प्रधान प्रीतम चौहान, रत्नेश बंसल, महावीर यादव, सुनील ग्रोवर, सत्यदेव यादव व राजेंद्र सिंगल सहित कई अन्य पार्टी पदाधिकारियों के साथ मकर संक्रांति के अवसर पर जिले के विभिन्न स्थानों से आए बुजुर्गों का सम्मान किया। मकर संक्रांति पर बुजुर्गों को सम्मानित करने की पुरानी परंपरा का निर्वहन करने पहुंचे भाजपा नेता अरविंद ने इस अवसर पर पत्रकारों से भी बातचीत की। जहां सवाल अधिकार क्षेत्र से बाहर आया, वहां सावधानी से अपनी व्यक्तिगत राय दी, लेकिन बातों ही बातों में वे ये बता गए कि विधानसभा के साथ लोकसभा का चुनाव भी लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि वे स्पष्ट करना नहीं भूले कि उनकी भूमिका पार्टी तय करेगी। अगर इस बार भी दूसरों की जय बोलने का काम मिला तो उन्हें इसमें कोई संकोच नहीं होगा, लेकिन अगर आप उनकी पूरी बात ध्यान से सुनेंगे तो आप पाएंगे कि उनके निशाने पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ही रहे। ये ठीक है कि उन्होंने खुद चलाकर राव इंद्रजीत सिंह पर टिप्पणी नहीं की, लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे कहलवाने का प्रयास किया तो वे संकेत में बहुत कुछ कह गए। अपनी भाषा को संयत रखा, लेकिन जितना कह सकते थे उतना कह गए। आइए सुनते हैं अरविंद यादव की महत्वपूर्ण बातें। दक्षिण हरियाणा की अहिरवाल की भाषा में कहते हैं भाई बुजुर्गों को जगाना। तो आज उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारे साथियों के साथ एक योजना बनी कि इस बार मकर संक्रांति पर हम भी कुछ ऐसा करें कि अपने बुजुर्गों को। तो हमने हर गांव से, जो भी लगभग 80 के लगभग 84 गांव हैं हमारे इस विधानसभा में, तो 2-2 लोग, एक महिला और एक पुरुष, जो 70 साल से ऊपर के थे और जो स्वस्थ हैं 70 साल से ऊपर होने के बावजूद। और इसी तरीके से शहर के वार्ड और धारूड़ा के से हमने लोगों को बुलाया था। और अभी आप सब लोगों ने देखा कि सारे लोग जो है लगभग 250 के लगभग लोग आए और हमने उनका सम्मान किया, उनके अनुभव सुने, वो कैसे अभी तक उन्होंने, क्योंकि एक प्रधानमंत्री जी का कीप फिट इंडिया का भी वो चल रहा है, तो योग के तरीके से हम लोगों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया हुआ है। तो इस उम्र में कैसे ये सब मधुमेह से बचे हुए हैं, कैसे जो है ब्लड प्रेशर से बचे हुए हैं, इतने ऐसे वातावरण में रहने के बाद भी, तो वो सब उनके अनुभव आज साझा किए। तो अच्छा लगा, मन को बड़ी प्रसन्नता हो रही है हम सब लोगों को कि हमने आज इतने बुजुर्गों का सम्मान करने का ईश्वर ने हमें मौका दिया, सौभाग्य दिया। हम लोग दूसरी सोच वाले लोग हैं। हम कोई भी काम कभी भी उसके राजनीतिक लाभ हानि के लिए नहीं करते। चूँकि राजनीतिक हैं इसलिए स्वाभाविक है कि उस तरीके के अर्थ भी लगेंगे, उसके मायने भी ढूंढे जाएंगे, लेकिन हम लोगों के मन में वो कभी भी भावना नहीं रहती है।
लेकिन चुनाव का समय भी आ रहा है, क्योंकि हम लोग तो करते रहते हैं ये कार्यक्रम। अब तीज महोत्सव का इतने साल से मना रहा था, इस बार पहली बार हरियाणा टूरिज्म की तरफ से मनाया। कोई पहली बार नहीं था, चुनाव नहीं होते तब हम नहीं करते, ऐसा नहीं है। तो हम लोग करते रहते हैं, ये सहज गति से चलने वाले हैं। इसको कोई राजनीतिक भाव से कि मैं कैंडिडेट हो जाऊंगा इसके करने से, ये नहीं करता तो मैं कैंडिडेट नहीं होता, ये कहीं तक ना हम लोगों की सोच है ना हम लोगों की कोई कल्पना इस तरह की रहती है। देखिए, ये निर्णय तो चुनाव आयोग का है, क्योंकि 6 महीने जब का गैप रह जाता है तो चुनाव आयोग की अपनी वो रहती है कि वो साथ कराए या अलग अलग कराए। तो उस विषय पर कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी करने का अधिकार भी नहीं है, मेरे अधिकार क्षेत्र की बात है। लेकिन यदि वैसे आप पूछेंगे तो आवश्यकता नहीं लगती कोई साथ हो चुनाव, क्योंकि 6 महीने तक हमारी सरकार चल रही है, बढ़िया सरकार चल रही है, तो क्यों साथ चुनाव होना चाहिए। लेकिन यदि चुनाव आयोग का फैसला होगा तो सबको मानना पड़ेगा। दोनों की तैयारी है। पार्टी लोकसभा लड़ाएगी तो लोकसभा लड़ेंगे, पार्टी विधानसभा लड़ाएगी तो विधानसभा लड़ेंगे। और पार्टी कहेगी कि पार्टी के दूसरे कैंडिडेट को लड़ना है और आपको उसकी जय जयकार करनी है, तो वो 43 साल से करते आए हैं, वो 44वें साल में भी करेंगे, उसमें भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा निश्चित तौर पर रहती है, और राजनीति के क्षेत्र में है तो ना रहने का कोई कारण नहीं है। लेकिन हमारा निर्णय हमारी पार्टी करती है, और हम लोग तो पार्टी को जब से पार्टी का गठन हुआ है तब से हम लोग राजनीति के अंदर हैं, कोई आज के राजनीति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर आज जितनी भी खड़ी हुई है, आधी से ज़्यादा पार्टी को खड़ी करने में हम लोगों ने अपना खून पसीना बहाया है। तो आज इस स्थिति के अंदर पार्टी हरियाणा के अंदर पहुंची है, और वो लोग निर्णय करने वाले लोगों को भी सबकी नज़र रहती है कि कौन क्या है, हमारे को क्या उसका उपयोग करना है। अब मैं कुछ नहीं था, 2 बार मुझे हरको बैंक का चेयरमैन बना के रखा, हरियाणा टूरिज्म का चेयरमैन बनाया, तो ये पार्टी का सूचना में कोई मांगने थोड़ी गया था, मैं थोड़ी कहने गया था कि मुझे चेयरमैन बनाओ। देखिए, मेरा मन हमेशा खुला रहा है, मैं कभी बंद मन से मैंने राजनीति नहीं की। और जो ये कहता है कि मेरे कारण से सीट हार गए, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि कोई इस विधानसभा में एक आदमी लाके ये कह दे कि अरविंद यादव ने एक वोटर को, किसी को, मतदाता को ये कहा कि भाजपा को वोट मत देना। पार्टी को मां माना है, और मां से गद्दारी करना हमारे खून के अंदर नहीं है, ना हमने वो सीखा है, ना पहले कभी मां के साथ गद्दारी की, ना आगे कभी भविष्य के अंदर गद्दारी करेंगे। जो राजनीतिक है, राजनीतिक आक्षेप लगते रहते हैं, जीत जाते तो हम जीते हैं, हार गए तो उसने हरा दिया, वो एक राजनीति के अंदर चलता रहता है, वो आगे भी चलेगा, वो खत्म नहीं होने वाला। मैं लड़ूंगा तो मेरे खिलाफ भी आएंगे, जीत जाऊंगा तो मैं कहूंगा कि भाई मैं अपनी ताकत में जीत गया, हार जाऊंगा तो कहूंगा कि मेरे इन लोगों ने हरा दिया। तो ये एक राजनीतिक भाषा है, परिभाषा है, राजनीतिक बातें हैं, ये चलती रहेंगी राजनीतिक क्षेत्र के अंदर। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैंने पार्टी को मां माना, और मां के साथ यदि मैं गद्दारी करता हूं, एक वोट भी यदि मां के खिलाफ मेरा जाता है तो वो मां से गद्दारी, और हम लोग गद्दार कभी हो नहीं सकते। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं, आप सामाजिक क्षेत्र में हैं, तो लोगों से दूरी बनाना ठीक नहीं है, लोगों के बीच में रहना चाहिए। आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं तो निश्चित तौर पर लोगों की समस्याओं के सामने, मैं तो चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं हूँ, फिर भी 24 घंटे रहता हूँ, मैं नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो राजनीति के अंदर हैं, और वो लोगों के बीच में 24 घंटे सुबह से शाम तक रहते हैं, तो वो रहना चाहिए। क्योंकि हमने अपनी सामाजिक सेवा को, राजनीतिक क्षेत्र को हमने अपनी स्वेच्छा से चुना है, किसी के दबाव में नहीं चुना है। और यदि हम उसके लिए भी अपना ईमानदारी से उसका भी निर्वहन नहीं कर सकते, तो हम क्यों राजनीति में और क्यों सामाजिक जीवन के अंदर है। तो मैं इस बात को मानता हूं कि यदि हम लोग राजनीति में हैं या सामाजिक जीवन के अंदर हैं, तो लोगों के सुख दुख में भी हमें भागीदार होना चाहिए, लोगों की बात को भी हमको सुनना चाहिए, और उसका निर्वहन 100% होना चाहिए। वो हम अपना करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग हैं जो चलते हैं, जिनके पास इस तरीके की उनकी एक अपनी आदत बन गई है, उनका स्वभाव बन गया है, बिना मिले लोग भी उनको अपने दूसरे तरीके से देखते हैं, उस दृष्टि से देखते हैं। लेकिन अब वो समय बदल गया। अब ये समय जो नई पीढ़ी आ गई है, तो नई पीढ़ी की भी सोच ये है कि यदि मैं जाऊं और मेरा चुनाव हुआ प्रतिनिधि है, मैंने वोट दिया या वोट नहीं दिया। आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, इस बात से नहीं कितने लोगों ने वोट दिया कितने लोगों ने नहीं दिया, वो देश के प्रधानमंत्री। विधायक चिरंजीव राव हैं, वो कितने लोगों ने वोट दिया नहीं दिया ये विषय नहीं है, वो रेवाड़ी के विधायक हैं। तो उनको जाके यदि कोई बात है तो उनको सुनना चाहिए। हर विधायक का दायित्व है। राव इंद्रजीत सिंह हमारे सांसद हैं, हर एक मतदाता का है कि उनकी बात को, सांसद को सुनना चाहिए। और हमारा कोई जिला पार्षद है तो उसको सुनना चाहिए अपने वार्ड के लोगों की समस्याएं। तो ये एक स्वाभाविक है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वह जो नहीं सुनते हैं, नहीं करते हैं, नहीं मिलते हैं, तो वो राजनीति में रहने लायक नहीं है। उनको अपने या तो स्वभाव को बदलना चाहिए या राजनीति को छोड़ देना चाहिए। देखिए, हर चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। अभी मैं निकला गाड़ी लेके, सेक्टर 3 के मंदिर के पीछे से मैं गया, सड़क बनी थी, वो मुझे नहीं लगा कि ये सड़क का काम ठीक हुआ है। मैंने उसी समय डीएमसी को फ़ोन किया कि 2 बजे उस ठेकेदार को भी अपने ऑफिस में बुलाओ, और ईओ को भी बुलाओ, और जेई को भी बुलाओ, एक्सएन को भी बुलाओ। और 2 बजे मैंने उनके ऑफिस में जाके, डीएमसी के ऑफिस में सबको मैंने खड़ा किया, और मैंने 3 लोगों की कमेटी बनाई।
वार्ड नंबर 4 में, सेक्टर नंबर 4 में काम चल रहा है, वहाँ भी 3 लोगों की कमेटी बनाई, यहाँ भी 3 लोगों की। जब तक ये 3 लोग अप्रूव नहीं कर देंगे इस सड़क की क्वालिटी को, और ये 3 लोग भी अपने जिनके घर के सामने बनी है उनकी सहमति से नहीं कर देंगे, जब तक हम एक पैसा नहीं देंगे। और उसका परिणाम ये हो रहा है कि वो सेक्टर 3 का, जो मुझे कल भी मैंने जानकारी दी है, तो मुझे पता लगा कि वो छोड़ के भागने की कोशिश कर रहा। छोड़ के भागेगा तो ब्लैक लिस्ट करेंगे उसको, दोबारा से टेंडर करके अच्छा काम कराएंगे, गंदा काम करके जो दलाली वाला काम है उसको खत्म करेंगे। तो आप ये ना कहो कि नज़र नहीं है, नज़र रहती है हर चीज़ के ऊपर, लेकिन कई चीज़ों में हम लोगों का क्षेत्र नहीं होता तो अननेसेसरली हम लोग थोड़ा सा अपने को उससे दूर रखते हैं, कंट्रोवर्सी ना हो जाए इसलिए। बाकी नज़र सब चीज़ पे रहती है, ऐसा नहीं है कि नज़र से कुछ बचा हुआ है। ठीक से पालन कानूनों का, नियम का नहीं होता तो निश्चित तौर पर लोगों की भावनाएं कहाँ से बनती हैं? किसी सरकार के प्रति यही छोटी छोटी चीज़ों से ही बनती है, तो उस पर हम लोगों की नज़र रहती है। और कोई ऐसा संज्ञान में आता है, और आप ये देख लो कि हरियाणा बनने के बाद से लेके अब तक, यानी पहली सरकार है मनोहर लाल जी की जो सलाखों के पीछे सीधा, चाहे वहीं सस्पेंशन की बात हो, वहीं एक्शन लेने की बात हो, जेल के सलाखों के पीछे भ्रष्टाचारियों को भेजने की बात हो, हरियाणा बनने के बाद सबसे पहले सरकार है जो ये कर रही है। अभी BMG माल के साथ हमारा वो डंपिंग स्टेशन बना हुआ था कचरे का, उसके ऊपर मैंने संज्ञान लिया, उसके ऊपर मैंने आदेश दिए कि इसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। अब जाके जगह नहीं थी तो हमने हुड्डा से जगह मांगी है, और कंटेनर डिपो के पीछे वहाँ उसको डलवाना शुरू करा, और वहाँ भी पड़ा नहीं रहेगा, उसको भी साथ के साथ उठा के जो है जयसिंहपुर खेड़ा भिजवाते हैं उसको। तो जहाँ जहाँ जो है, और जो भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार हमारे DNA में घुल गया है, और जब तक ये DNA की सारी की सफाई नहीं होगी, और उसका भी प्रयास हमारी सरकार कर रही है, और उसका प्रयास यही कर रही है कि जो जैसे भी कोई, हम खुलेआम कहते हैं कि वो आके शिकायत दो ना, आप रिश्वत दे आते हो काम कराने की, वो हमें बताओ ना, हमसे बता के रिश्वत दो ना, देखो हम कैसे उसको ठीक करते हैं, कैसे रंगे हाथों करके जेल के सलाखों के पीछे भेजते हैं। लेकिन लोग अपने स्वार्थ के अंदर चुपचाप से देके अपना काम कराते हैं और फिर उसी को अलापते हैं, तो वो ठीक नहीं है। 2 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपके कोई करप्शन कर रहा है, कोई आपसे पैसे मांग रहा है, चुपचाप से आप हम जैसे लोगों को बताओ, आप नहीं जा सकते CM के उसमें विजिलेंस के पास नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते, हम बैठे हैं ना, हमारे महावीर जी बैठे हैं, हमारे रत्नेश जी बैठे हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, हम लोगों के पास आएंगे, हम तुरंत संज्ञान लेके और सलाखों के पीछे भिजवाएंगे। लेकिन बिना डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के हम किसी के ऊपर आक्षेप लगाए, वो ठीक नहीं है, ना वो हमारे स्वभाव में, ना हम वो काम करते हैं। 20 करोड़ 66 लाख रुपए के काम मैंने मुख्यमंत्री जी को रिकमेंड किए थे। सड़कों के काम थे, शहर के भी थे, देहात के भी थे। मुख्यमंत्री जी का मुझे वो लेटर आया है कि ये आपके काम सैंक्शन हो गए हैं। अभी मैंने फिर जितनी भी मेरे पास डिमांड, चाहे वो PWD की थी, चाहे मार्केट कमेटी की थी, उन सब का भी भेजा हुआ है। रेवाड़ी शहर की सड़कों का भी जो है काम बड़ी तेजी के साथ हुआ है। इसके अंदर भी रेवाड़ी शहर की कुछ सड़कें, जो आपका सर्कुलर रोड है, वो सारा सैंक्शन होके आया है। ऐसा नहीं है कि अरविंद जी या पार्टी के दूसरे लोग प्रयास नहीं करते हैं। किसी का ज़्यादा पुराना वो है तो उनकी बात को ज़्यादा मजबूती से सुन लिया जाता है, क्योंकि निश्चित तौर पर विधायक नहीं है, लेकिन हम अपनी बात अपनी सरकार को, कि सरकार तो हमारी है ना, तो हम अपनी, ईश्वर ने इतना प्रसाद भी दे रखा, अपनी बात को मजबूती से हम आप भिजवाते भी हैं और हमारी बात सुनी भी जाती है। और जो आपने अभी 2 विषय कहे कि कॉलेज का, वो कॉलेज का भी जल्दी से कुछ ना कुछ होगा निश्चित तौर पर। एम्स वाला जो मामला बार बार उठ रहा है, जो हमारे भाई वहाँ पर बैठे हुए हैं, एम्स भी हमारा निश्चित तौर पर बनेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। ये तारीखों का थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, चुनावी दृष्टि से भी एडजस्टमेंट होता है, प्रधानमंत्री का कारण मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, वो भी होगा। जो ये स्कूल को देने की बात हुई थी, कॉलेज के को देने की बात थी, मैंने जाके उस दिन रात को जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, कंवरपाल जी को बात की, मैंने मुख्यमंत्री जी को बात की, मैं आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, और मुख्यमंत्री जी ने कंवरपाल जी शिक्षा मंत्री जी से बात की और ये सारा मामला रुकवाया। कुछ लोग यहाँ के हमारे रणधीर भाई और दूसरे लोग भी आगे आए, लेकिन मैंने दोनों को बात करने के बाद कहा कि ये जो है गवर्नमेंट कॉलेज को मिलना चाहिए, ये किसी NGO को नहीं मिलना चाहिए, ये NGO है, और उसको वहाँ पर रुकवाया। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये देखिए आप, जो है ये लेटर 20 करोड़ 66 लाख रुपए का, ये अलग अलग सड़कों का ये आया हुआ है। आप इसकी भी फोटो खींच लें तो आपको भी जानकारी रहेगी कि, तो ऐसा नहीं है, सब लोग लगे हुए कर रहे हैं। अब विधायक नहीं होता है तो उसका खामियाजा तो निश्चित तौर पर क्षेत्र को भुगतना पड़ता है, और वो भुगत भी रही है रेवाड़ी, उसका जो है खामियाजा। देखिए, ना तो जिनको आना है उनके ऊपर इतना कोई प्रेशर ना राव इंदर जी डाल सकते हैं, ना सुधा जी डाल सकती है, ना अरविंद यादव डाल सकता है कि हम उनसे डेट चेंज करा दें। उनकी डेट का ही इंतजार है कि वो जिस दिन डेट दे देंगे, क्योंकि 3 चीज़ों का उद्घाटन की बात हो रही है। एक, कुरुक्षेत्र के अंदर कुछ बड़ा निर्माण हो रहा है जो समर्पित होने वाला है प्रदेश को। एक हमारे जंगल सफारी का मामला है, एक एम्स का मामला है। वो तीनों के, और प्रधानमंत्री जी से मुख्यमंत्री जी इस विषय पर खूब गंभीरता के साथ चर्चा कर चुके हैं, और शायद राव साहब भी चर्चा कर चुके हैं। तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि किसी के कहने से ही आगे टल रहा है या पीछे टल रहा है। वो प्रधानमंत्री जी के समय का है, वो प्रधानमंत्री जी के समय के लिए सब प्रयासरत है।
जैसे ही समय मिलेगा ये तीनों काम, एक एम्स का नहीं, मैं 3 काम की बता रहा हूँ, तीनों काम होंगे उसी दिन होंगे और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी के हाथों से ही होंगे। ये मुझे इतनी जानकारी है। अभी भी जो है इतनी ज़्यादा नंदी शालाएँ खोली हुई हैं और नई नई नंदी शालाएँ खुल के उनको भेजने का भी इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन कुछ हमारे पशुपालक भाई भी जो है वो भी अपनी गायों को, पशुओं को जो है लेके दूध निकाला और रोड के ऊपर छोड़ देते हैं, तो वो उनको ले जाके बाड़े में बंद नहीं कर सकते, गौशाला में नहीं भेज सकते हैं। तो उसके ऊपर भी सरकार ने करी। अभी कल ही हमारे कोसली हल्के के अंदर जितनी भी गौशालाएँ थी, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख सब गौशालाओं को जो है कल अनुदान के चेक आए हैं, पूरे प्रदेश के अंदर गए हैं। तो गौ सेवा आयोग जो बना हुआ है वो भी गंभीरता के साथ सारी चीज़ों को कर रहा है। हम लोग भी कहते हैं पंचायतों से कि कहीं कोई हमको पंचायत ज़मीन देना चाहे तो हम वहाँ नंदीशाला खुलवा देंगे, गौशाला खुलवा देंगे और वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हम तुरंत प्रभाव से सरकार कर देगी। तो उसके लिए भी हम लोग अपील गाँव की पंचायतों से भी करते हैं कि आपके पास कोई ज़मीन हो हमको दे दे, ताकि हम इन पशुओं को भी वहाँ रख सकें। अभी पीछे चारे का मामला आया था धारुएड़ा की गौशाला के लिए, वो मेरे संज्ञान के अंदर आया और वो संज्ञान में भी मुझे डीएमसी लेके आए। मैंने उसी समय जो है इसके हमारे अधिकारी यशपाल यादव जी थे, मैंने उनसे बात करके, उनसे ऊपर जो अधिकारी एसीएस थे उनसे बात करके और तुरंत प्रभाव से वो लेटर वहाँ से शाम को ही लेटर मंगवाया, सेम डे, क्योंकि इनको उसी दिन से नहीं तो गायों को चारे की समस्या हो जाती। तो बहुत सी बातें ऐसी होती है कि जो आप लोगों तक, मीडिया तक नहीं पहुँच पाती। अधिकारी हमसे बात करते हैं, हम ऊपर के अधिकारियों से बात करते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। तो एक समस्या है निश्चित तौर पर इस तरह की हमारी गौ माताओं की, तो उसका समाधान भी समय आने पर होगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। ये सीएससी वालों की बहुत सारी गड़बड़ियां पकड़ी है हमने। सीएससी वाले एक तो क्या करते हैं कि आप किसी काम के लिए गए डॉक्यूमेंट्स लेके, तो उनको आपका नंबर फीड करना चाहिए उसमें, वो आपका नंबर फीड नहीं करते हैं, वो अपना सीएससी का नंबर फीड करते हैं। वहाँ से कोई क्वारी जाती है तो वो कस्टमर के पास नहीं जाती, बेनिफिशियरी के पास नहीं जाती, वो सीएससी वाले के पास जाती है। सीएससी वाला फिर फ़ोन करके बुलाता है, सीएससी वाला जानबूझ के कमी छोड़ देता है ताकि ये बार बार कमी आएंगे मुझे पैसे देंगे ही, और मिली भगत का तो खेल चल रहा है। ये तो इसको मानने में है कि भाई अधिकारियों का और इनका मिली भगत का चल रहा है। और उसके ऊपर भी आप लोगों को मैं बहुत सी बातें कैमरे के सामने नहीं बोल सकता कि जो हम इस पर एक्शन लेते हैं, जो हम बातें करते हैं उसको, और उस पर एक्शन भी लेते हैं, जानकारी में आता है, ऐसे नहीं छोड़ देते हैं किसी को भी। जय श्री राम, जय श्री राम। जो हमारा सदियों से सपना था, सनातनियों का सपना था कि हम जिसको ईष्ट मानते हैं, अपने दिन की शुरुआत हम राम राम से करते हैं, उस राम के लिए इतना बड़ा आंदोलन हमको चलाना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक ऐसा 22 जनवरी को समय आ रहा है जो पूरे देश के हिंदू देख रहे हैं, दुनिया के हिंदू देख रहे हैं, और ये एक ऐसा है कि हर हिंदुस्तानी का सीना जो है गर्व से चौड़ा हो रहा है कि उसके हम सब लोग साक्षी, ये पीढ़ी जो है साक्षी बनेगी उसकी अद्भुत घटना की। तो पूरे देश को, पूरे हिंदू समाज को मैं अभिनंदन करता हूँ, सबको बधाई देता हूँ। तो उस मुहिम से जुड़े हुए 2 लोगों को आज सम्मान भी मिला है, आप क्या कहेंगे, उनको सम्मानित भी किया है? देखिए, हमने सम्मानित, यहाँ 6 लोग हैं अभी हमारे यहाँ पर, तो कुछ लोग यहाँ आने की स्थिति में नहीं थे। रात को हमारे रत्नेश बंसल जी, हम किसी कार्यक्रम में थे, तो इन्होंने कहा कि जब बुजुर्गों का आप सम्मान कर रहे हो, तो 6 लोग हमारे अयोध्या गए थे, उस आंदोलन में भागीदार थे। तो मैंने रत्नेश जी को कहा कि आप 6 की 6 को आप रात में या सुबह जाके उनसे संपर्क स्थापित करो। इन्होंने, मैंने पूछा तो 6 के 6 लोगों ने, तो हम जब महावीर जी और हम तो साथी थे रात को जब ये हमने तय किया, तो बाकी लोगों को उसमें हमारे नाम रत्नेश जी बताएंगे कौन कौन लोग थे। सदानंद जी ठुकराल थे, दूषण जी अपने ताले वाले थे, अजय रुस्तगी जी थे। तो ये लोग थोड़े अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ पाए।